हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैंने प्राचीन भारत के इतिहास पर कई वीडियो बनाई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। वो किससे संबंधित है? तो आपके दक्षिण भारत के इतिहास से आपका ये टॉपिक आपका रिलेटेड होगा। तो जिस तरह से हमने उत्तर भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा है, जैसे हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा है, गुप्त वंश के बारे में पढ़ा है, हर्षवर्धन काल के बारे में पढ़ा है, इसी तरह से जिस तरह से उत्तर भारत का इतिहास इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी तरह से हमारे लिए दक्षिण भारत का इतिहास भी काफी इंपॉर्टेंट है। जहां से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बनते, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके बार बार रिपीटेड होते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में बात करें तो दक्षिण भारत का इतिहास जो है वो कितने भागों में, अगर हम देखें तो कितने खंडों में विभक्त किया जा सकता है? तो 2 खंडों में विभक्त किया जा सकता है। अगर हम इसके समय की बात करें या समय अवधि की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसका समय आपका 100 ईसा से आपके 1200 ईसा तक का जो समय है वो दक्षिण भारत के इतिहास से हमें जानकारी प्राप्त होती है। 2 तरह से हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइडेशन देख लेते हैं, इसका कालखंड। ठीक है, तो एक खंड में हम ये पढ़ते हैं 100 ईसा से 300 ईसा तक के समय को पढ़ते हैं, जिसमें क्या है आपके, जिस तरह से संगम काल के बारे में हम पढ़ते हैं। जिस तरह से हमने देखा उत्तर भारत में हमारे मौर्य वंश का समय चल रहा था, तो उस समय दक्षिण भारत में भी कुछ राजवंश क्या कर रहे थे? राज्य कर रहे थे। तो उनके इतिहास के बारे में भी हम देखेंगे। तो उस समय इतिहास का जो आपका चल रहा था, जो राजवंश आपके चल रहे थे, वो उस समय का जो दक्षिण भारत का इतिहास है वो संगम काल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं संगम काल में मेन रूप से, मुख्य रूप से अगर हम देखें तो चेर, चोल और पांड्यों के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो 500 से आपका 1200 ईसा तक का जो समय है, यानी कि आप जब गुप्त वंश का उत्तर भारत में पढ़ेंगे, उदय होता है, उस समय ही आपका क्या होता है? दक्षिण भारत के राजवंश जो आपके होते हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो उस समय क्या होता है? मुख्य रूप से या मूल रूप से अगर हम बात करें तो पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल शासन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, संगम काल को पढ़ेंगे, फिर हम आगे चलेंगे तो हम दक्षिण भारत के राजवंश यानी आपके पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज हम मेनली किसके बारे में बात करेंगे? संगम काल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे भी चोल है और यहाँ पे भी चोल है। तो क्या होगा? इस पांड्यों के द्वारा चोल वंश का जो है चोल वंश का तो समापन होने लगेगा, लेकिन बाद में क्या होता है? 9वीं शताब्दी के आसपास चोल राजवंश का फिर से उदय होता है। तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए हमें इन सारी चीजों को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दक्षिण भारत के इतिहास में। अगर हम दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में बात करें तो दक्षिण भारत के इतिहास में क्रमबद्ध इतिहास की जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो उसे क्या कहा गया है? उसे संगम साहित्य कहा गया है। क्योंकि हमें दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो जितनी जानकारी प्राप्त होती है उन चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर रहे थे कि दक्षिण भारत के इतिहास में क्रमबद्ध यानी क्रम से हमने देखा, जिस तरह से हमने देखा, पहले मौर्य वंश पढ़ा, गुप्त वंश पढ़ा, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, तो इसी तरह से हमारा इसका भी इतिहास अपना एक विशेष महत्व रखता है। तो क्रमबद्ध इतिहास की जिससे जानकारी हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य कहते हैं क्योंकि हमें संगम साहित्य से जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले अगर हम एक चीज देखें तो संगम शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो अगर हम बात करें, संगम जो शब्द है वो आपका कहाँ का कैसा है? संस्कृत का शब्द है। कैसा है आपका शब्द? संस्कृत का शब्द है। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा परिषद अथवा सभा, या फिर आप इसको गोष्ठी भी कह सकते हैं। देखिए, संगम का अर्थ होता है जहाँ पे कई लोग मिलकर एक सभा करते हैं, या एक गोष्ठी होती है, या फिर हम इसे कह सकते हैं परिषद होती है, जहाँ पे सब मिलकर कुछ लोग मिलकर क्या करते हैं? एक साथ बैठते हैं और उस पर कुछ मुद्दे होते हैं, उसमें बातचीत चलती है, उसको हम कहते हैं सभा। ठीक है, तो लेकिन इसमें जो आपका क्या अर्थ होगा? तो संगम में क्या होगा? एक परिषद या सभा होगी, उसमें क्या होगा? कई कवियों का सम्मेलन होगा, उसमें कई कवि लोग बैठेंगे और कई तमिल के जो आपके लेखक वगैरह हैं, तो वो लोग आपके एक जगह पर बैठेंगे, उसमें नई रचनाओं के बारे में रचनाएं करी जाएंगी, कविताएं लिखी जाएंगी।
तो वो ये सारी चीजें एक जगह पर जो बैठ के करते हैं उसे कहते हैं संगम, ठीक है। उसी का अर्थ है परिषद, सभा और गोष्ठी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हम बात करें तो प्राचीन काल में क्योंकि हमारा जो इधर वाला एरिया है वो तमिल कहलाता है ना, तो प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा, किसके द्वारा, तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था। ये सभाएं होती थी, उन्हीं को हम संगम कहते थे, है ना, और वहीं से हमें जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इस समय को क्या कहा जाता है, संगम काल कहा जाता है, ठीक है। तो फिर चलिए देखते हैं, तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था। तो सभाओं का आयोजन किया जाता था, इन्हीं कवियों के द्वारा क्या हुआ, तमिल साहित्य की रचनाएं की गई, कविताओं की रचनाएं की गई, कुछ रचनाएं की गई, तो उन्हीं से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तमिल साहित्य की रचनाएं की गई और जिसे क्या कहा गया, संगम साहित्य भी। तो चलिए देखिए फिर इसी को क्या कहते हैं, जिसे संगम साहित्य भी कहा जाता है। आगे हम चलते हैं, देखेंगे कि परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अति प्राचीन समय में, बहुत पुराने समय में क्या हुआ था, कुछ पांडे राजाओं के द्वारा, किसके द्वारा, क्योंकि ये आपने देखा पांडे राजाओं, तो पांडे राजाओं के द्वारा राजाओं के संरक्षण में क्या हुआ, कुल 3 संगम कराए गए। तो अगर आप मुख्य रूप से या मूल रूप से बात करें तो पांडे राजाओं के द्वारा उनके संरक्षण में, अगर हम बात करें करीब 197 की आपके राजाओं के संरक्षण में क्या हुआ, 3 संगम कराई गई, 3 बैठकें करवाई गई। तो उसी पे ध्यान रखेंगे, किसके राजाओं के द्वारा, तो माना जाता है कि पांडे राजाओं के संरक्षण में 3 संगम यानी 3 बैठकें कराई गई। जैसे आपने देखा था बौद्ध धर्म में हमारी कुछ संगतियां थी, तो उसी तरह से हमने देखी थी बौद्ध और जैन संगति के बारे में। तो ये मैंने वीडियो इसमें बनाई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से कुछ उसमें संगतियां हुई थी, ठीक इसमें भी आपकी 3 प्रमुख रूप से आपकी संगतियां या संगम के बारे में जानकारी मिलती है, तो उनसे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, उस चीज को भी हम देखेंगे, ठीक है। तो बात कर रहे थे, अगर हम इसकी बात करें तो आपके 3 प्रमुख रूप से संगतियां हैं या आपकी सभाएं हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो आपकी प्रथम जो हुई थी, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपकी सनों के बारे में है तो इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी अच्छे से प्राप्त नहीं होती है, तो जो सने हैं उनके बारे में पूछे जाने के चांसेस नहीं होते हैं। आपसे पूछे किस तरह से जाते हैं क्वेश्चन, उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, जिस तरह से आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रथम संगति जो हुई है वो कहां पर हुई है, स्थान की बात करें तो मदुरै, यानी मदुरै वाला जो आपका इस समय जो समय है तो मदुरै उसको कहते हैं ना, तो मदुरा वाला जो स्थान है वहां पर हुआ था, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मदुरै वाला। उसके बाद में अगर हम बात करें अगस्त, तो अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता या फिर हम कह सकते हैं उसमें प्रमुख रूप से गुरु कौन था, तो कौन हो जाएगा आपका अगस्त। ये कौन थे, एक ऋषि थे, ठीक है, याद रखेंगे, है ना। तो अब बात करते हैं द्वितीय की, तो ये द्वितीय जो आपकी संगति हुई थी ये कहाँ पे हुई थी, कटापुरम में, ये वाली आपकी दूसरे नंबर की संगति हुई थी, ठीक है। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता भी अगस्त्य ऋषि के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला हम देखते हैं थर्ड वाली, आपकी जो तीसरे नंबर की हुई थी वो कहाँ हुई थी, फिर से आपकी मदुरै में ही हुई थी। तो आप इजिली याद कर लेंगे, पहले मदुरै है, उसके बाद कटापुरम है, उसके बाद में कपाटपुरम है, उसके बाद आपकी मदुरै है, ठीक है। अध्यक्ष में याद करेंगे तो इजिली याद हो जाएगा, अगस्त्य है दूसरे नंबर पे भी, और तीसरे नंबर की बात करें तो कौन हो जाएगा, नकीर आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, आपसे देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन डीपली नहीं बनेंगे आपके, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके बारे में आपको नहीं जानकारी मिलती है, लेकिन जितनी मिलती है उससे आपके सीधे सीधे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, स्थान मदुरै, कपाटपुरम, मदुरै और अगस्त्य और नकीरन के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम कुछ मैप से समझ लेते हैं, इन चीजों को मैप से समझ लेते हैं कि जो आपके दक्षिण भारत में राजवंश का जो उदय हो रहा था वो कौन कौन से राज्य थे, ठीक है। तो हम मेनली किसके बारे में पढ़ रहे हैं, 100 ईसा से 300 ईसा के बारे में, यानी संगम काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, तो अगर हम बात करें जो आपका इस समय आपके वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में जो आपका केरल वाला जो एरिया है यानी मालाबार तट में जो आता है, उस समय वहां पे चेरों का शासन था, राजाओं का शासन था, ठीक है, 6 राजाओं का शासन था। अगर हम बात करें इधर तमिल वाले की बात करें तो इधर आपका पांडे राजाओं का शासन था, और अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपका क्या हो जाएगा, तो चोल राजाओं का शासन था, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, तो आप ये याद रखिए कृष्णा नदी के दक्षिण में, क्योंकि
कृष्णा नदी ऊपर का एरिया क्या कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा, और नीचे का एरिया क्या कहलाएगा भाई, दक्षिण कहलाएगा। तो जो आपके मुख्य जो शासन है, जो आपके राजाओं वाले हैं, राजवंश है, उनका उदय कहाँ है, तो आप याद रखेंगे कृष्णा नदी के दक्षिण में इन राजवंशों का क्या हुआ था, उदय हुआ था। ठीक है, तो इस चीज को आप मैप से भी देख सकते हैं, इजिली समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं राज्य, और एक तरफ आपके दे रखे हैं प्रतीक। तो राज्यों से सीधे सीधे पूछा जाता है चेर राजाओं का प्रतीक क्या था, चेर राजाओं का चिन्ह क्या था। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं चेर राजाओं का चिन्ह क्या था, तो धनुष हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका चोल से, तो चोल राजाओं का प्रतीक क्या था या उनका चिन्ह क्या था, तो क्या हो जाएगा भाई, बाघ हो जाएगा, है ना। तो अगला देखेंगे हम पांडे राजाओं की बात करें, तो पांडे राजाओं की चिन्ह क्या था या उनका प्रतीक क्या था, तो क्या हो जाएगा भाई, मछली हो जाएगा इनका। ठीक है, तो आप इन चीजों को याद रख सकते हैं। इसके आगे जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस वीडियो में हम मेनली किनके बारे में, चेर, चोल, पांडे, जो राजाओं से उनके सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हम उसमें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।